परिचय। भारतीय न्याय संहिता 2023 को 20 अध्यायों में विभाजित किया गया है, जिसमें 358 धाराएं हैं। यह संहिता कुछ अपराधों, विशेष रूप से महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध अपराधों के लिए दंड की मात्रा में वृद्धि करता है। इसके अलावा यह तुलनात्मक रूप से छोटे अपराधों के लिए दंड के रूप में सामुदायिक सेवा के प्रावधान को प्रस्तुत करता है। धारा 1, सेक्शन 1। इस धारा में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना जैसी बातों का उल्लेख किया गया है। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय न्याय संहिता 2023 है। उल्लेखनीय है कि पूर्व की आईपीसी धारा 1 से 5 तक को अब इस भारतीय न्याय संहिता की धारा 1 में समाहित कर दिया गया है। नोट: भारतीय न्याय संहिता भारतीय गणराज्य के 74वें वर्ष में अधिनियमित एनैक्ट हुआ। यह अधिनियम 1 जुलाई 2024 को प्रवृत्त एनफोर्समेंट हुआ है। भारतीय न्याय संहिता का प्रभाव या अधिकारिता कहाँ तक? 1. भारत के भीतर। देश में प्रत्येक व्यक्ति यानी भारतीय नागरिक और भारत में रह रहे विदेशी नागरिक दोनों पर बीएनएस लागू होगी। भारत के भीतर का अर्थ थल सीमा के भीतर, जल सीमा के भीतर 12 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र। नोट: 1 नॉटिकल मील 1852 मीटर या 1.852 किलोमीटर। उल्लेखनीय है कि पहले जल सीमा 3 नॉटिकल मील थी। वायु सीमा के भीतर भारत में पंजीकृत किसी जहाज या वायुयान पर सवार कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कहीं भी हो, अपराध करता है तो वह बीएनएस के दायरे में आएगा। जो भारतीय न्याय संहिता के उपबंधों का उल्लंघन करता है वह दोषी होगा, उस पर बीएनएस लागू होगा। भारत की सीमाओं से बाहर या परे। यदि भारत की सीमा से बाहर कोई अपराधी भारतीय है तो उस पर भी बीएनएस लागू होगी और इस संहिता के उपबंधों के तहत यह माना जाएगा कि अपराध भारत में ही हुआ है। उपरोक्त के अलावा अन्य स्थितियां। भारत के बाहर यदि पीड़ित भारतीय है और अपराधी कोई विदेशी नागरिक है तो ऐसी स्थिति में उसे अपराधी विदेशी नागरिक पर भी बीएनएस लागू होगी। भारत के बाहर या उससे परे किसी भी स्थान पर यदि कोई व्यक्ति भारत में स्थित कंप्यूटर संसाधन को टारगेट करके अपराध करता है तो भारत के बाहर किया गया ऐसा प्रत्येक कार्य इस संहिता के अधीन दंडनीय होगा। भारतीय न्याय संहिता का प्रभाव कहाँ नहीं होगा? 1. किसी स्थान पर जहां कोई विशेष या स्थानीय कानून बनाया गया है वहां पर यह संहिता लागू नहीं होगी। 2. ऐसे कानून जो भारत सरकार के अधिकारियों को दंडित करने के लिए बनाए गए हैं वहां पर यह संहिता लागू नहीं होगी। 3. आर्मी और एयरफोर्स के कर्मचारियों को दंडित करने के लिए बनाई गई विधियों पर यह संहिता लागू नहीं होगी। नोट: भारत के भीतर निम्नलिखित व्यक्तियों पर बीएनएस लागू नहीं होगी, यानी ऐसे व्यक्तियों पर कोई अभियोजन, केस नहीं चलाया जाएगा। इनमें शामिल है भारत का राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल। यह छूट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 के द्वारा प्रदान की गई है। विदेशी संप्रभु अर्थात किसी देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, किसी अन्य देश का राजनयिक। विदेशी सेना। धारा 2 परिभाषाएं। धारा 2(1) कार्य एक्ट की परिभाषा। धारा 2(2) जीव जंतु की परिभाषा, मानव के अलावा कोई भी जीवित प्राणी। धारा 2(3) बालक, 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति। नोट: बीएनएस में बालक की नई परिभाषा को शामिल किया गया है। धारा 2(4) कूटकरण काउंटरफीट की परिभाषा। कूटकरण का अर्थ धोखाधड़ी करने के आशय इंटेंशन से एक वस्तु की नकल करके दूसरी वस्तु बना लेना। यहाँ यह समझना आवश्यक है कि बीएनएस के उपबंधों के अनुसार ऐसा कूटकरण हूबहू होना जरूरी नहीं है। यदि यह मिलता जुलता है तो भी वह इस संहिता के तहत दंडनीय होगा। नोट: आईपीसी में कूटकरण की यह परिभाषा धारा 28 में दी गई थी। धारा 2(5) इस धारा में न्यायालय की परिभाषा दी गई है। नोट: पहले यह परिभाषा आईपीसी की धारा 20 में दी गई थी। धारा 2(6) मृत्यु की परिभाषा। यहाँ मृत्यु से अर्थ मानव की मृत्यु से है। धारा 2(7) बेईमानी डिसऑनेस्टी की परिभाषा। बेईमानी के अंतर्गत ऐसे कार्य को इस श्रेणी में रखा जाएगा जिसमें व्यक्ति स्वयं को सदोष लाभ रॉन्गफुल गेन पहुंचाता है या किसी व्यक्ति को सदोष हानि रॉन्गफुल लॉस होती हो। नोट: पहले यह परिभाषा आईपीसी की धारा 24 में दी गई थी। धारा 2(b)
दस्तावेज, डॉक्यूमेंट की परिभाषा। विदेशी, किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों द्वारा या इनमें से एक से अधिक माध्यमों द्वारा वर्णित या अभिव्यक्त या कोई विषय दस्तावेज कहलाता है तथा ऐसा दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रूप में हो सकता है। इसे न्यायालय में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। नोट पहले यह परिभाषा आईपीसी की धारा 29 में दी गई थी। दस्तावेज में शामिल है किसी संविदा, कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को दिखाने वाला लेख। बैंकर बैंककार के ऊपर बैंकर को विश्वास में लेकर या बैंकर की आधार बना के दिया गया चेक। मुख्तारनामा, पावर ऑफ अटॉर्नी। कोई मानचित्र या योजना जिसका उपयोग साक्ष्य के रूप में किया जाना है या किया जा सकता है। ऐसा लेख जिसमें कोई निर्देश, डायरेक्शन या अनुदेश, इलस्ट्रेशन। दस्तावेज से संबंधित महत्वपूर्ण केस। एक श्यामाचरण वर्सेस एसडीएम करेंसी नोट भी दस्तावेज में शामिल है। 2 बोरैया वर्सेस कर्नाटक राज्य पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी दस्तावेज मानी जाती है। धारा 2(9) कपटपूर्वक, फ्रॉडुलेंटली, अर्थात कपट करने के आशय से किया गया कोई कार्य। नोट पहले यह परिभाषा आईपीसी की धारा 25 में परिभाषित की गई थी। ध्यान देने योग्य है कि कपट का अर्थ धोखाधड़ी करने के लिए झूठ बोलना है। धारा 2(10) लिंग की परिभाषा। नोट पहले आईपीसी की धारा 8 में इसका उल्लेख किया गया था। इस धारा में वह का अर्थ पुरुष, मेल, स्त्री, फीमेल और उभयलिंगी, ट्रांसजेंडर से है। धारा 2(11) सद्भावपूर्वक, गुड फेथ। कोई कार्य तभी सद्भावपूर्वक माना जाएगा जब 1 वह कार्य पूरी सतर्कता के साथ किया गया हो, 2 वह कार्य पूरी सावधानी से किया गया हो। धारा 2(12) सरकार की परिभाषा। इस परिभाषा में सरकार शब्द केंद्र एवं राज्य दोनों प्रकारों के लिए प्रयुक्त किया गया है। धारा 2(13) संश्रय, हार्बर यानी आश्रय देना। किसी अपराधी को संश्रय देने के अंतर्गत शामिल स्थिति। 1 कोई व्यक्ति किसी अपराधी को आश्रय, भोजन, पेय, आयुध या गोला बारूद या वाहन से सहायता प्रदान करता है। 2 कोई व्यक्ति किसी अपराधी को पकड़े जाने से बचाने में सहायता करता है। नोट पति और पत्नी संश्रय देने के दोषी नहीं माने जाएंगे। 12(2)14 क्षति, इंजरी की परिभाषा। क्षति के प्रकार। शारीरिक, मानसिक, ख्याति संबंधी, संपत्ति संबंधी। धारा 2(16) इस धारा में न्यायाधीश, जज की परिभाषा दी गई है। धारा 2(17) जीवन की परिभाषा। यहाँ जीवन से आशय मानव के जीवन से है। धारा 2(18) यह धारा स्थानीय विधि, लोकल लॉ से संबंधित है। स्थानीय विधि ऐसी विधि है जो किसी क्षेत्र विशेष में लागू की जाती है। ऐसे कानून समाज के लिए आवश्यक मुद्दों पर बनाए जाते हैं। धारा 2(19) इस धारा में पुरुष की परिभाषा को समझाया गया है। यहाँ पुरुष की परिभाषा में किसी भी आयु के पुरुष शामिल है। धारा 2(20) माह और वर्ष। माह और वर्ष का संबंध ग्रेगोरियन कैलेंडर से लिए जाने का लिए प्रावधान है। नोट ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसे वैज्ञानिक सौर कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है, का उपयोग नागरिक कैलेंडर के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग वर्ष 1582 से शुरू हुआ था तथा इसका नाम पोप ग्रेगरी 13 के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने इस कैलेंडर को प्रस्तुत किया था। इस कैलेंडर ने जूलियन कैलेंडर की जगह ली क्योंकि जूलियन कैलेंडर में लीप वर्ष के संबंध में गणना सही नहीं थी। धारा 2(21) चल संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी की परिभाषा। ऐसी चीजें जो भूमि से बंधी हुई है को छोड़कर चल संपत्ति मानी जाएगी। ऐसी संपत्ति को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, जैसे कि वाहन, आभूषण, लैपटॉप या नकदी। धारा 2(22) वचन, नंबर की परिभाषा। धारा 2(23) शपथ, ओथ की परिभाषा। धारा 2(24) इस धारा में अपराध को परिभाषित किया गया है। भारतीय न्याय संहिता के विरुद्ध किए गए कार्य अपराध है। बीएनएस के अध्याय 3 के तहत साधारण अपवाद को छोड़कर किसी कार्य को अपराध माने जाने के आवश्यक तत्व। 1 ऐसा कोई कृत्य मानव द्वारा किया होना चाहिए
2. ऐसे व्यक्ति की आपराधिक मनःस्थिति बैड इंटेंशन होनी चाहिए। 3. ऐसा कोई कार्य आपराधिक कृत्य क्रिमिनल एक्टिविटी भी होना जरूरी है। 4. इस तरह के आपराधिक कृत्य से मानव समाज को क्षति होनी जरूरी है। धारा 2(25) लोप ओमिशन की परिभाषा। धारा 2(26) व्यक्ति की परिभाषा। व्यक्ति की परिभाषा के अंतर्गत शामिल है कंपनी, एसोसिएशन या निकाय। यह सभी निगमित या गैर निगमित हो सकते हैं। धारा 2(28) लोक सेवक की परिभाषा। नोट आईपीसी की धारा 21 में पहले इसका उल्लेख किया गया था। लोक सेवक के अंतर्गत निम्नलिखित को शामिल किया गया है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के कमीशन्ड ऑफिसर, प्रत्येक न्यायाधीश, न्यायालय का प्रत्येक अधिकारी, न्यायालय की सहायता करने वाला व्यक्ति, पंचायत के सदस्य, प्रत्येक मध्यस्थ जो किसी मामले में रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया है। ऐसी नियुक्ति कोई न्यायालय या किसी लोक प्राधिकारी के द्वारा की गई है। सरकार का प्रत्येक अधिकारी, प्रत्येक वह व्यक्ति जो निर्वाचक नामावली तैयार करता है, प्रकाशित करता है, बनाए, मैनेज, रखता है। चुनाव या चुनाव के किसी भाग को संचालित करने वाला व्यक्ति। नोट नगरपालिका आयुक्त, मुख्यमंत्री, कोतवाल थाना अधिकारी, अध्यापक आदि भी लोक सेवक के अंतर्गत शामिल है। कौन कौन लोक सेवक नहीं होंगे? विधानसभा सदस्य, आर्मी में जेसीओ, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर, एनसीओ, नॉन कमीशन्ड ऑफिसर। धारा 2(30) विशेष विधि की परिभाषा। ऐसी विधि जो किसी विशिष्ट नियम को लागू करती है, विशेष विधि कहलाती है। जैसे अफीम से संबंधित, मवेशी अत्याचार, कैटल ट्रेसपास, रेलवे तथा जुए से संबंधित कोई नियम आदि। धारा 2(31) मूल्यवान प्रतिभूति, वैल्यूएबल सिक्योरिटी। ऐसा दस्तावेज जो किसी कानूनी अधिकार को सृजित या विस्तारित या अंतरित रिस्ट्रिक्ट या रिलीज करता है। जैसे मार्कशीट, बैनामा, पासपोर्ट, कर निर्धारण आदेश। धारा 2(32) जलयान, तमेमस की परिभाषा। धारा 2(34) वसीयत की परिभाषा। इसका उल्लेख पहले आईपीसी की धारा 31 में किया गया था। धारा 2(35) महिला की परिभाषा। यहाँ महिला से आशय किसी भी आयु की महिला से है। धारा 2(36) सदोष लाभ अभिलाभ, रॉन्गफुल गेन। जब कोई व्यक्ति गैर कानूनी ढंग से संपत्ति का लाभ लेता है जिसका वो कानूनी रूप से हकदार नहीं है। धारा 2(37) सदोष हानि, रॉन्गफुल लॉस। जब कोई व्यक्ति गैरकानूनी ढंग से संपत्ति को हानि पहुंचाता है, जिसको हानि हो रही है वह संपत्ति का वैध हकदार है। धारा 3 साधारण स्पष्टीकरण, जनरल एक्सप्लेनेशन। नोट आईपीसी की धारा 6 में इसका उल्लेख किया गया था। इसके अंतर्गत कुछ तथ्यों को खोलकर बताया गया है। धारा 3(1) इस संहिता में दी गई अपराधों की परिभाषाओं को अध्याय 3 साधारण अपवाद बचाव के अधीन माना जाएगा। उदाहरण, यदि 7 वर्ष से कम आयु का बच्चा कोई अपराध कर देता है तो वह अपराधी नहीं माना जाएगा। उल्लेखनीय है कि संज्ञेय अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस के मामले में पुलिस किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, और ऐसे किसी मामले में यदि कोई अपराधी पुलिस अधिकारी पर इस आधार पर आरोप लगाता है कि पुलिस के द्वारा उसका परिरोध किया गया है, तो भी इस आधार पर पुलिस अधिकारी दोषी नहीं माना जाएगा। धारा 3(3) यदि कोई संपत्ति किसी व्यक्ति के कारण पति पत्नी, सेवक नौकर, लिपिक क्लर्क के कब्जे में है, तो वह संपत्ति उसी व्यक्ति के कब्जे में मानी जाएगी। नोट आईपीसी की धारा 27 में इसका उल्लेख किया गया था। धारा 3(5) सामान्य आशय उद्देश्य, कॉमन इंटेंशन। नोट आईपीसी की धारा 34 में इसका उल्लेख किया गया था। उदाहरण, घेरे के मध्य में खड़े व्यक्ति के प्रति यदि अन्य सभी व्यक्ति शत्रुता का भाव रखते हैं और उसे मारना चाहते हैं, तो एक से अधिक व्यक्तियों का ऐसा विचार या आशय सामान्य उद्देश्य कहलाता है। जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों के द्वारा अपने सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, तो प्रत्येक व्यक्ति अपराधी होगा। धारा 3(7) यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी कार्य का लोप किया जा रहा है जिससे परिणाम कारित हो रहा है, तो यह कृत्य भी अपराध को श्रेणी में आएगा। उदाहरण,
यदि यह पुरुष इस महिला को भोजन, पानी जैसी आवश्यक चीजों को नहीं देता और मारपीट आदि भी करता है, जिससे अंततः कुछ दिनों बाद इस महिला की मौत हो जाए तो ऐसा कार्य का लोप अपराध की श्रेणी में आएगा। अध्याय 1 समाप्त हुआ। उम्मीद है कि आपको रिवीजन में मदद मिली होगी, और यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूले और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।